वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड जीके में। आज हम लोग फ्रेंड्स फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के लिए प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए फ्रेंड्स। नहीं देखें तो प्रैक्टिस सेट में जाकर करके प्लेलिस्ट में जाकर करके आप उसे देख लें। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार का आपको प्रश्न 16 दिसंबर और 20 दिसंबर को पूछा जाएगा फ्रेंड्स, उसी टाइप का ये आपका प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। टोटल है जो 4 भागों में बटा हुआ है फ्रेंड्स, और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, तो भाग 1 देखते हैं फ्रेंड्स। भाग 1 में आपको जीके सेक्शन से है। तो पहला प्रश्न आपका है फ्रेंड्स कि निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो इसमें बौद्ध साहित्य कौन होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिपिटक। देखिए, त्रिपिटक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है फ्रेंड्स, और ध्यान रखिएगा त्रिपिटक को बौद्ध धर्म का बाइबिल भी कहा जाता है, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। चलिए, सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 2 है कि चोल राजाओं का शासन था। तो मुख्य रूप से चोल राजाओं को जो शासन था कहाँ था? तो तमिलनाडु में था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखें, अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो अकबर का जो अभिरक्षक था फ्रेंड्स आपका बैरम खां था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 4 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था। 1912 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना कब की? ठीक है फ्रेंड्स, तो अल हिलाल पर सरकार द्वारा जब प्रतिबंध लगा गया था तो फिर उन्होंने अल बलाग कब शुरू किए थे? फिर तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1913 में किया था। सवाल नंबर 5 को देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे आपके गोखले। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका 5 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कब स्थापना किए थे? तो आपको 12 जून 1905 ईस्वी में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आपका गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे? तो 1905 ईस्वी में। सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 है कि मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? तो मार्को पोलो जो किसके लिए विख्यात है? तो इसका जो राइट आंसर रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए यह है जो मार्को पोलो विख्यात है। सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 है कि गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो गांधी जी ने आपको अस्पृश्यता आंदोलन का समर्थन किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और महात्मा गांधी देखिए फ्रेंड्स, वो 1932 ईस्वी में जो महात्मा गांधी है अछूतों को हरिजन नाम दिया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अछूतों को हरिजन नाम किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में दिया था। उसके बाद में फ्रेंड्स इन्होंने हरिजन सेवा संघ की भी स्थापना किया था। तो ये भी याद रखें, गांधी जी है जो अस्पृश्यता आंदोलन को क्या समर्थन किया था, और हरिजन सेवक संघ हरिजन सेवक संघ के स्थापना किया था, तो ये आपका महात्मा गांधी ने किया था। और सर्वप्रथम अछूतों को हरिजन नाम किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने नाम दिया था, ये भी याद रखें। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 है, वर्ष 2019-20 में भारत द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन भेजा गया था? तो जो मिशन भेजा गया था सूर्य के अध्ययन के लिए फ्रेंड्स, उसका नाम था आपका आदित्य था। यानी ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 9 है, निम्न कथनों को गौर करें। तो गौर करना है फ्रेंड्स। पहला कथन है, पछाब मेघ एक प्रकार मैक्रेल स्काई कहलाता है। दूसरा है, पताका मेघ लगातार वर्षा कराती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान से याद रखिएगा, पछाब मेघ का एक प्रकार मैक्रेल स्काई कहलाता है। ठीक है, पछाब मेघ का जो प्रकार है उसको क्या कहलाता है? मैक्रेल स्काई कहा जाता है। और पताका मेघ है जो लगातार वर्षा करती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 10 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 10 है कि म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, म्यांमार को सुदूर पूर्व धान का कटोरा भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 11 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 11 है, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर। इसकी ऊंचाई फ्रेंड्स आप याद रखें 3705 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, इस ग्लेशियर की ऊंचाई है जो कितना है?
3705 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर आपका 12 है कि प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है यानी किस नदी का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 12 का हो जाएगा आपका डी, कृष्णा नदी का है जो द्वितीय बृहत्तम बेसिन है। अगर प्रथम पूछा जाए फ्रेंड्स तो प्रथम बृहत्तम बेसिन है जो गोदावरी नदी का है। ठीक है, गोदावरी नदी का है जो प्रथम बृहत्तम बेसिन है प्रायद्वीपीय भारत में, और द्वितीय बृहत्तम बेसिन प्रायद्वीपीय भारत में कृष्णा नदी का है। तो दोनों याद रखें। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सवाल नंबर 14 को देखिए। सवाल नंबर 14 है पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है। तो इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा 280 के। ठीक है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो अनुच्छेद 280 के तहत। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी याद रखिएगा। और फ्रेंड्स इसका जो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में, तो केसी नियोगी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपका जो प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था फ्रेंड्स, तो ये किसके अध्यक्षता में किया गया था, इसका जो थे केसी नियोगी थे। ठीक है, केसी नियोगी के अध्यक्षता में 1951 ईस्वी में वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो ये भी याद रखिए, केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठन किया गया था। और कब, तो 1951 ईस्वी में। अब वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद किससे संबंधित है, 280 से। सवाल नंबर 15 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 15, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु क्या है, यानी अधिकतम आयु क्या है। तो सवाल नंबर जो 15 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका जो रिटायरमेंट की आयु होती है, अधिकतम आयु होती है कितना, 65 वर्ष होती है फ्रेंड्स। अनुच्छेद कितना के तहत, तो याद रखिएगा 124 के 2 के तहत ये निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये भी जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 124 के 2 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकतम आयु होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 65 वर्ष। चलिए सवाल नंबर 16 को देखते हैं। सवाल नंबर 16 है कि किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी। तो केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी कौन सा, सरकारिया आयोग ने। ठीक है, यानी सवाल नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। और सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1983 ईस्वी में आपका सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, जो किससे संबंधित था, तो केंद्र और राज्य संबंध की जांच से संबंधित था। याद रखिएगा सरकारिया आयोग। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 है फ्रेंड्स की राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया। तो देखिए इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था, तो बराक ओबामा ने दिया था। ठीक है, सवाल नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 18 को देखिए। सवाल नंबर 18 है निम्न में से कौन सी भारत में सेलुलर सेवा नहीं है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ग्रीन है जो भारत की ये जो सेलुलर सेवा नहीं है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 19 देखिए। सवाल नंबर 19 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का 24वां राज्य बना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए 24वां राज्य कौन बना था, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश है जो भारत का 24वां राज्य बना था। और ये देखिए फ्रेंड्स आपका 55वां, याद रखिएगा 55वें संविधान के में 55वें संविधान संशोधन 1986 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा 55वें संविधान संशोधन 1986 के तहत आपका अरुणाचल प्रदेश है जो भारत का कौन सा 24वां राज्य बना था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है फ्रेंड्स कि बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल की प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स सवाल नंबर 20 का। तो सवाल नंबर 20 का जो आपका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इसे क्या कहा जाता है, स्पैमस कहा जाता है। ठीक है, अस्मैश कहा जाता है, क्या अस्मैश। सवाल नंबर 21 को देखिए। सवाल नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था। इसका आंसर सबको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। 21 का क्या हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश है जो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 22 को देखते हैं।
सवाल नंबर 22 आपका है कि निम्नलिखित राज्यों की सही राजधानी को सुमेलित करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका सुमेलित करना है सवाल नंबर 22 का, तो फटाफट आप लोग सुमेलित करें फ्रेंड्स। ए का क्या होगा, मिजोरम का क्या होगा, और इसके बाद नागालैंड का कहाँ होगा, और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर पर क्या होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए आपका मिजोरम का हो जाएगा आइजोल हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा, नागालैंड का कोहिमा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का आपका ईटानगर हो जाएगा, और मणिपुर का इम्फाल हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 है, इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही है। तो नेवली लौह, राउरकेला अबरख, झरिया कोयला, हजारीबाग भूरा कोयला, इसमें करा इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही है। तो देखिए इसमें से एक ही जोड़ा है जिसका आपका मिलान है जो सही है फ्रेंड्स, बाकी सब गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झरिया है जो कोयला से झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झरिया कोयला। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 है, भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं। तो भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में कुल 4 समाचार एजेंसियां हैं। कौन कौन है फ्रेंड्स, तो हो गया पीटीआई, पहला हो गया फ्रेंड्स आपका पीटीआई, जिसको क्या फुल फॉर्म होता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दूसरा हो गया यूएनआई, यूएनआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। उसके बाद में हो गया फ्रेंड्स आपका तीसरा हो गया IANS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन एशिएशन न्यूज़ सर्विस, इंडियन एशिएशन न्यूज़ सर्विस। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका चौथा हो गया आपका हिंदुस्तान समाचार। तो आपको प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं फ्रेंड्स, तो मुख्य रूप से कितना है, तो 4 है। चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 है, विदेशों में किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो 25 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शाखा है विदेशों में सर्वाधिक है। सवाल नंबर 26 को देखिए। सवाल नंबर 26, बिहार में चलाई जाने वाली लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में विधवाओं से, बी में सभी महिलाओं से, सी में बालिकाओं से, और डी में अशिक्षित महिलाओं से। तो आपका जो बिहार में चलाई जा रही है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, वो किससे संबंधित है, तो 26 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विधवाओं से आपका संबंधित है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना। देखिए इस योजना के अंतर्गत आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 30,000 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लक्ष्मीबाई जो सामाजिक सुरक्षा योजना है के अंतर्गत आपको 30,000 रुपया से कम वार्षिक आय वाली 2 लाख विधवाओं को, ठीक है फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, जो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना है तो विधवा के लिए चलाया जा रहा है। तो जिनका आय है फ्रेंड्स, वार्षिक आय 30,000 रुपया से कम है, तो वैसे 2 लाख विधवाओं को प्रति माह 200 रुपया देने का प्रावधान है। तो यही जो आपका फ्रेंड्स लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना है जो विधवा से संबंधित है फ्रेंड्स। और जो महिला का 30,000 से वार्षिक आय कम है, तो ऐसे 2 लाख विधवाओं को प्रति माह 200 रुपया विधवा पेंशन के रूप में आपको दिया जाता है। सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर आपका 27 है, बिहार में कितने प्रमंडल है। 27 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में कितने 9 प्रमंडल हैं। सवाल नंबर 28 को देखें कि निम्न में से किस मुगल बादशाह की राज्य अभिषेक बिहार पटना में हुआ था। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखसियार। ठीक है, फर्रुखसियार का है जो आपका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, बिहार पटना में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 है, वर्ष 2005 से 13 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो 2005 से 13 के बीच में पूछा जा रहा है। तो 29 का जो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के शीर्ष 3 राज्यों में स्थान मिला था। सवाल नंबर 30 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 30 आपका है, बिहार में बॉक्साइट खनिज वाले
जिले कौन से हैं? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बॉक्साइड आपका मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में बॉक्साइड खनिज वाले जिले कौन कौन है? तो मुंगेर और रोहतास है। अब देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हम लोग देख लिए 30 प्रश्न था फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको फॉरेस्ट गार्ड में पूछा रह जाएगा फ्रेंड्स, और सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। एक प्रश्न है जो कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है, और इसमें निगेटिव भी है फ्रेंड्स। एक निगेटिव होने पर 1/3 मार्क्स काटा जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें आप लोग बनाइएगा तो सोच समझ के ज़्यादा निगेटिव नहीं लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्ट 1 हम लोग देख लिया। पार्ट 2 में देखिए फ्रेंड्स, आपका मैथ और रीजनिंग से संबंधित रहेगा, तो ये सेक्शन को हम लोग नहीं देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का ही आपका सिंपल मैथ और रीजनिंग का प्रश्न रहेगा, आप देख सकते हैं। देखिए जिसे पढ़ के सुना देता हूँ फ्रेंड्स। किसी वस्तु को 996 रुपया में बेचने के बाद प्राप्त लाभ उस वस्तु को रुपया 894 में बेचने के बाद हुई हानि के बराबर है, तो उस वस्तु की लागत मूल्य कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपका 10+2 मैट्रिक और 10+2 लेवल का जो मैथ है फ्रेंड्स, वही हिसाब से रहेगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित किसके बराबर है? तो सिंप्लीफिकेशन से भी प्रश्न रहेगा। इसी तरह से आपको मैथ से भी प्रश्न आपको रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सेक्शन 3 को देखते हैं फ्रेंड्स। पार्ट 1 में हम लोग हिंदी जीके जीएस देखें, पार्ट 2 में आपका मैथ से है, और भाग 3 में देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें भी आपका जीके जीएस है, लेकिन इसमें प्रश्न आपको रहेगा पर्यावरण और आपको पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, विविधता से प्रश्न रहेगा। और भाग 4 में आपका हिंदी से प्रश्न रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हूबहू पैटर्न है आपका फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का। तो भाग 3 को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। भाग 3 आपका देखिए है, पहला सवाल इसमें है 56 नंबर सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से एक कथन है जो आपका गलत है फ्रेंड्स। तो 56 नंबर जो सवाल है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर, पढ़ के पहले मैं सुना देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला कथन है आपका कि पहला आपका है कि फोटो केमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। ठीक है। बी है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है। तीसरा है फ्रेंड्स आपका कि लेड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। डी है फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो तीनों कथन है फ्रेंड्स सब सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से सुन लें, फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। और दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हेमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक होता है। ठीक है। और तीसरा में था कि लेड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। चलिए सवाल नंबर 57 को देखते हैं फ्रेंड्स। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? इकोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? परिस्थितिकी कहते हैं, विज्ञान। ठीक है, इकोलॉजी को हिंदी में क्या कहेंगे? परिस्थितिकी विज्ञान। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो सवाल नंबर जो 57 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हैकले ने किया था। ने अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ठीक है, सवाल नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 58 को देखते हैं। सवाल नंबर 58 है फ्रेंड्स कि इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो सवाल नंबर 58 को देखें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक प्रजातियां कहलाती है। कह रहा है इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या कहलाते हैं? तो एक प्रजातियां कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब आपका है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता से प्रश्न है, और आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है फ्रेंड्स। तो देखिए ये सब जीके पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जनरल जीके जो इतिहास का है फ्रेंड्स वो तो सभी कंपटीशन में रहता है, लेकिन इसमें आपको स्पेशल है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये सब क्या हम लोग कम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो ये सब पर आपको विशेष ध्यान देना है ताकि इससे प्रश्न आपको न छूटे। तो देख लिए फ्रेंड्स, कुछ नया क्वेश्चन था, क्या था कि इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या कहलाते हैं? तो एक प्रजातियां कहलाती है। 58 का ए हो जाएगा। सवाल नंबर 59 को देखें कि साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर जो आपका 59 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, केवलादेव नेशनल पार्क में। जो साइबेरियन सारस है वो जो कहाँ आता है? तो केवलादेव नेशनल पार्क में आता है। सवाल नंबर 60 को देखें फ्रेंड्स कि चट्टान के कितने प्रकार होते हैं? तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चट्टान है जो मुख्य रूप से आपका 3 प्रकार के
होते हैं। कौन कौन फ्रेंड्स? तो अग्नेय शैल होता है, अग्नेय चट्टान होता है, अवसादी चट्टान होता है और तीसरा क्या होता है? रूपांतरित चट्टान होता है। तो चट्टान जो मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। चलिए सवाल नंबर 61 को देखते हैं फ्रेंड्स। अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? तो सवाल नंबर जो आपका 61 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? गेस करें। तो ये देखिए WWF के द्वारा मनाया जाता है। अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? तो WWF के द्वारा मनाया जाता है और इसके 5 मिलियन समर्थक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके कितने समर्थक हैं? 5 मिलियन समर्थक है और यह करीब 100 देशों में फैला हुआ है। और जो आपका अर्थ आवर है, इसका मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स, इसका मुख्य उद्देश्य आपका हो जाएगा कि धरती के संसाधनों को बचाना। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिए। एक बार फिर से सुने कि जो अर्थ आवर है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो WWF के द्वारा मनाया जाता है। और अर्थ आवर मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है तो क्या है कि जितने भी संसाधन है पृथ्वी पर उसको बचाने के लिए आपको यह मनाया जाता है। धरती के संसाधन को बचाने के लिए मनाया जाता है। तो अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? WWF के द्वारा। तो याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 62 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 62 है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस लोकेश्वर सिंह है जो आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अर्थात NGT के पहले आपका अध्यक्ष थे। ये सब सवाल पे विशेष ध्यान दिए फ्रेंड्स, हो सके सभी प्रश्न को रट जाएं। सवाल नंबर 63 को देखें। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है आपका पौधों की बहुत सी संस्कृति से संबंधित है। सवाल नंबर 63 का है जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए हाइड्रोपोनिक्स है जो पौधों की प्रजातियां से संबंधित है, यानी पौधों की बहुत सी संस्कृति से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 64 को देखिए। सवाल नंबर 64 है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मेद है जो आपका स्टेम सेल की एक प्रकार नहीं है। बाकी आपका नाभि रज्जु, भ्रूण और भ्रूण मूल्य सभी है जो आपका स्टेम सेल का प्रकार है। सवाल नंबर 65 को देखिए। सवाल नंबर 65 है ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? बहुत ही टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में है। ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में है। सवाल नंबर 66 को देखें। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये भी सवाल पूछा हुआ ही सवाल है। तो कोई भी व्यक्ति है जो चंद्रमा पर एक नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता है? तो सवाल नंबर जो 66 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। सवाल नंबर 67 को देखें फ्रेंड्स कि उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है? तो उस युक्ति को क्या कहा जाता है? तो सवाल नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, इसे मोडेम कहा जाता है। सवाल नंबर 68 को देखें। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वाट है। सवाल नंबर 69 को देखिए। सवाल नंबर 69 है निम्नलिखित में से किसकी कोई बीमा नहीं होती? किसकी कोई बीमा नहीं होती? तो सवाल नंबर जो 69 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकृति की कोई बीमा नहीं होती। सवाल नंबर 70 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 70 है कि सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो सवाल नंबर 70 का ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सवाल नंबर 70 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंपल सा फ्रेंड्स, ओजोन परत के कारण। सवाल नंबर 71 को देखें कि सामान्य पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में खाली स्थान अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता। 71 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कोलाइडल को नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में कोलाइडल अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता, जबकि आपको ठोस, गैस और द्रव को शामिल किया जा सकता है। चलिए सवाल नंबर 72 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 72 एक
एक अवोगाड्रो संख्या, ठीक है, अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होगा? तो सिंपल सा प्रश्न है, गेस करेंगे राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 73 को देखिए। हाँ फिर तो सवाल नंबर 73 को देखिए। सवाल नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ठीक है, बेरियम कार्बोनेट। आपका जो बेरियम कार्बोनेट है फ्रेंड्स वो क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल में अधिक घुलनशील होता है, पानी में बहुत कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा BaCO3 यानी आपका बेरियम कार्बोनेट। चलिए सवाल नंबर 74 को देखते हैं कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 74 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका लाल रक्त कोशिका में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 75 को देखें, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परिस्थितिकी कहा जाता है, ठीक है, परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहा जाता है। फिर से सुने, जीवों और पर्यावरण के बीच के अन्योन्याय क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो परिस्थितिकी कहा जाता है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 76 को देखें कि विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो किंग कोबरा को विश्व का जहरीला सांप माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 77 को देखिए फ्रेंड्स कि कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो गेस करें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 77 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी लवक, ठीक है। देखिए लवक जो होता है फ्रेंड्स आपका पौधों कोशिका पादप कोशिका में पाया जाता है जबकि आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है लवक। सवाल नंबर 78 को देखिए, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो पेचिश रोग के लिए कौन सा प्रोटोजोआ है जो उत्तरदायी है? तो सवाल नंबर 78 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एंट अमीबा के कारण पेचिश होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 79 को देखिए, रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग निम्न में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग आपका थायराइड के उपचार के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 80 को देखते हैं। सवाल नंबर 80, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो 80 का जो राइट आंसर होगा लुई पास्चर ने आपका रेबीज के टीकों का खोज किया था और दूध पास्चुराइजेशन का भी खोज आपको लुई पास्चर ने किया था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। तो सवाल नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आप भाग 4 को देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें का आपका हिंदी से प्रश्न रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें गेस करना है फ्रेंड्स, चरखा, मकान, सेना, निर्णय। स्त्रीलिंग शब्द आपको छांटना है। तो देखिए आपका चरखा, मकान और निर्णय ये सभी क्या पुल्लिंग शब्द है। सेना है जो क्या फ्रेंड्स स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर है जो यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स भारत का सेना, ना भारत की सेना, ठीक है। तो सेना ध्यान से याद रखिएगा, सेना है जो स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दिया हुआ है प्रश्न संख्या 82 से 83, मुहावरों का सही अर्थ चुनना है। तो मुहावरा है फ्रेंड्स आपका कि चांद पर थूकना, इसका जो सही मुहावरा क्या होगा? तो चांद पर थूकना इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, भले व्यक्ति पर कलंक लगाना। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चांद पर थूकना नहीं भले व्यक्ति पर कलंक लगाना। 83 नंबर है सब धन 22 पसेरी, इसका क्या अर्थ होगा इस मुहावरे का? तो 23 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, सब धन 22 पसेरी। चलिए फ्रेंड्स आप देखिए निर्देश दिया हुआ है 84-85 में एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है जिसमें एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि त्रुटि है तो उस भाग का चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी को चुने। समझ गए हो फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है? तो चलिए यहाँ पर आपको चुनना है। 3 वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, पड़ोस वाला लड़का, फिर है जोर जोर से, तीसरा है गालियाँ निकाल रहा था, डी में कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें कौन सा वाक्य में त्रुटि है फ्रेंड्स? तो गेस करें। तो इसमें देखिए त्रुटि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गालियां निकाल रहा था, ये है जो इसमें त्रुटि है। इसका सही क्या होगा फ्रेंड्स कि पड़ोस वाला लड़का जोर जोर से गालियां निकाल रहा था, नहीं
पड़ोस वाला लड़का जोर जोर से गालियां दे रहा था होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसमें त्रुटि है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है राकेश विलाप करके रोने लगा। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बन रहा है। तो इसमें क्या त्रुटियां हैं फ्रेंड्स? तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में आपका त्रुटि है। इसका जो आपका शुद्ध वाक्य होगा, राकेश विलाप करते हुए रोने लगा, न कि राकेश विलाप करके। राकेश विलाप करते हुए रोने लगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा, यानी त्रुटि आपका इसमें बी में है। चलिए सवाल नंबर 86-87 को देखते हैं फ्रेंड्स। 86-87 है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। छोटा भाई को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। छोटा भाई को क्या कहा जाता है? गेस करें। अग्रज कहा जाता है या अनुज कहा जाता है, सहोदर कहा जाता है, बांधव कहा जाता है? तो 86 का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। जो छोटा भाई उसे क्या कहा जाता है? अनुज कहा जाता है। बड़ा भाई को अग्रज कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 87 को देखते हैं कि ऊपर की ओर जाने वाला को क्या कहते हैं? तो ऊपर की जो जाता है फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 88 में क्या फ्रेंड्स पर्यायवाची शब्द के बारे में कहा रहा है? तो मारुत का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? तो 88 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। मारुत का क्या होता है फ्रेंड्स? हवा होता है, यानी मारुत, पवन, समीर, वायु, वात, अनिल, ये सभी है जो किसका है? आपका मारुत का ही पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, मारुत मीन्स क्या होता है? पवन यानी हवा होता है। इसे आप क्या कहते हैं? समीर भी कह सकते हैं, वायु भी कह सकते हैं, वात मीन्स भी हवा होता है, और अनिल मतलब भी आपका हवा होता है ये। ठीक है, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। ये सभी पवन का ही पर्यायवाची शब्द है। कमल का हो जाएगा फ्रेंड्स, तो गेस करें क्या हो जाएगा? तो कमल को और क्या कहा जाता है? 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पुंडरीक कहा जाता है कमल को। पुंडरीक हो गया फ्रेंड्स, नलिन हो गया, उसके बाद पंकज हो गया, सरोज भी कहा जाता है कमल को, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए कमल का बहुत सारा पर्यायवाची शब्द है, जैसे पुंडरीक हो गया फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। इसको नलिन भी कहा जाता है, सरोज कहा जाता है, राजीव कहा जाता है, पंकज कहा जाता है, ये सब कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। तो सभी को याद रखें। सवाल नंबर 90 है, तत्सम शब्द का चयन करिए। इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो 90 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यह है जो आपका तत्सम शब्द है। केस है जो क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए सवाल नंबर 91 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 91 है, देखिए परंतु, इसका क्या है फ्रेंड्स? संधि विच्छेद करना है। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर से, परम जोड़ तू। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद क्या है? परम जोड़ तू, परंतु। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, अगला है सवाल है 91 का। 92 को देखिए फ्रेंड्स कि सरोवर, सरोवर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सरह जो वर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स 93 नंबर सवाल को देखें कि ऊपरी लिखित, ठीक है, चुनना है। यहां पर से देख ले डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है कि विलोम शब्द को चुनना है। तो ऊपरी लिखित का विलोम क्या होगा? तो 93 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी लिखित का हो जाएगा अधोलिखित। उसके बाद में गरल, गरल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? विष होता है। तो इसका है जो आपका अपोजिट पूछा जा रहा है विलोम शब्द, तो क्या होगा? गरल का क्या हो जाएगा? तो गरल का हो जाएगा आपका अमृत, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गरल मीन्स क्या होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, विष होता है। तो विष का उल्टा क्या होगा? अमृत हो जाएगा। सवाल नंबर 95 को देखिए, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का उल्टा क्या होगा 95 का? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कुंठित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखें। तीक्ष्ण का जो उल्टा शब्द है जो क्या हो जाएगा? कुंठित हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर से गद्यांश दिया हुआ, इसे पढ़ कर करके आपको देना है जवाब। तो पढ़ लेते हैं फटाफट फ्रेंड्स। देखिए गद्यांश जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई महान पुरुष की जीवनी के बारे में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। उनके पिता ने उनकी पढ़ाई का समुचित प्रबंध किया। गांव की पाठशाला में उन्होंने बंगला सीखी। उन दिन कचहरियों में फारसी का बोलबाला था, अथवा उन्होंने घर पर ही मौलवी से फारसी पढ़े। 9 वर्ष की उम्र में वे अरबी की उच्च शिक्षा के लिए पटना भेजे गए। वहां वे 3
वर्ष तक रहे। उन्होंने कुरान का मूल अरबी में अध्ययन किया। 12 वर्ष की उम्र में वे काशी गए। 4 वर्ष तक वहाँ उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। इस बीच उन्होंने भारतीय दर्शन का भी अध्ययन किया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी से आपका संबंध, इसी से जो गद्यांश, इसी से संबंध पूछा जा रहा है, इसी से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको गद्यांश से पढ़ करके आप एग्जाम में आराम से 4 नंबर उठा सकते हैं। कह रहा है राजा राम मोहन राय की पढ़ाई की व्यवस्था किसने की? तो सवाल नंबर जो आपका 96 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पिताजी ने की थी। सवाल नंबर 97 है कि राजा राम मोहन राय ने बांग्ला कहाँ सीखी? तो कहाँ सीखी थी बांग्ला फ्रेंड्स? अभी हम लोग गद्यांश में देखे थे कहाँ, तो गांव की पाठशाला में ही उन्होंने बांग्ला सीखी थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 देखिए फ्रेंड्स कि उन्होंने अरबी की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो 98 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पटना से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 को देखिए 12 वर्ष की उम्र में वे कहाँ गए थे? 99 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका काशी गए थे। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि उन्होंने कितने वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया था? तो संस्कृत का अध्ययन कितने वर्ष तक किया था? तो 4 वर्षों तक किया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए प्रैक्टिस सेट 3 था फ्रेंड्स आपका फॉरेस्ट गार्ड के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बिहार पुलिस की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है फ्रेंड्स। इसकी फिर उसका भी वीडियो फ्रेंड्स कल से आपको कंटिन्यू प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट 3 था फ्रेंड्स फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के लिए। इसी तरह से प्रत्येक दिन आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।